बीपीएससी मेंस का अगर आप टोटल देखें पैटर्न, भाई 300 नंबर का जीएस पेपर 1 होता है, इसमें 300 नंबर का जीएस पेपर 2 होता है, 300 नंबर का अब आता है एसे यानी कि निबंध, और जो है एक होता है इसमें हिंदी का पेपर, हालांकि वो क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ 100 नंबर का, एक ऑप्शनल होता है वो भी क्वालिफाइंग होता है। तो मोटा मोटा मेंस का जो 3 पेपर ये हैं 900 नंबर के, यही है मेन गेम। ये जीएस 1 के में क्या क्या टॉपिक है, आधुनिक भारत का इतिहास प्लस जो है कला और संस्कृति, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, करंट, स्टैटिस्टिक्स। आप उसमें भी अगर आप देखो तो मॉडर्न में गिने चुने टॉपिक्स हैं सिर्फ जीएस पेपर 1 बीपीएससी में। भाई कौन कौन से 19वीं शताब्दी के मध्य इतिहास से लेके गांधी जी, नेहरू जी, टैगोर जी, फिर उसके बाद कुछ आंदोलन, संथाल, बिरसा आंदोलन, चंपारण, भारत छोड़ो, है ना। और प्लस जो है अगर आप संस्कृति या आर्ट एंड कल्चर में देखें, मौर्य, पाला, पटना कला, बस इतना ही है जीएस पेपर 1, बस इतने से टॉपिक हैं बस इसमें, समझ रहे हो। दूसरा जो है इसमें करंट है और तीसरा भी स्टैटिस्टिक्स है। तो एक्चुअली अगर आप देखें, कंपैरिजन करें बीपीएससी के मेंस के सिलेबस का यूपी पीसीएस टाइप के एग्जाम से या दूसरे स्टेट पीसीएस से, तो रिलेटिवली इजी है, नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत कम है। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं बीपीएससी मेंस का कंप्लीट जीएस 1 और 2 का पूरा सिलेक्शन मटेरियल विद मेंस का करंट अफेयर विद वीडियो वगैरह के साथ बहुत जल्द शायद हम जो है अगले एक आध महीने के अंदर ही अचीव कर लेंगे। तो आपको फिर वो मटेरियल वाला भी ग्रुप हम देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए जीएस पेपर 2 भाई पॉलिटी, है ना, इंडिया का सिस्टम, बिहार का सिस्टम, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, फिजिकल यानी कि भौतिक, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना बीपीएससी में, इसमें क्वेश्चन बड़े बड़ा लिखना होता है। यहां 38 नंबर के 6 सवाल आएंगे, 36 के 2 आएंगे, 8 ही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पूरे 3 घंटा में। तो आप सोचोगे कि अरे यार ये तो बहुत इजी, भाई ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें सब पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट 8 नंबर का है, दूसरा 8 नंबर का, इस तरह से भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट पूरा पूरा 38 लिखना होता है ना। स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं 36 के। तो ये होता है पैटर्न जीएस 1 और 2 का। एसे में 3 ऐसे आते हैं, एक जो है लोकल से रिलेटेड और 2 नॉर्मल, है ना। तो एसे भी अभी नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये पूरा पैटर्न है बीपीएससी का, ठीक है। इसको आप आराम से तैयार कैसे कर सकते हो, देखो अगर मान लीजिए जो है अभी तक आपने बीपीएससी प्री क्लियर किया है, ठीक है भाई, आपने प्री के लिए नॉर्मल जीएस तो पढ़ी है ना, बस वही है बेसिक, तो बेसिक आपको ऑलरेडी कवर है, ठीक है। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं ये छोटे मोटे से टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम चीजें आप इसमें से प्री में पढ़ चुके हो। स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़े हो, एक जो है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी तो मैक्सिमम चीजें आप जो है पढ़ ही चुके हैं बेसिक लेवल पे। अब आगे तैयारी करनी है आपको मेंस लेवल की, उसके लिए हमारा अभी प्रोग्राम क्या चल रहा है, अभी हमारा 50 डेज का चल रहा है। जीएस 1 का एक क्वेश्चन विद मॉडल आंसर प्लस फीडबैक चेकिंग प्लस पर्सनल गाइडेंस, पूरा फोकस रहेगा आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पे। और एक बात ये समझ लो बेटा, बीपीएससी का मेंस निकालना है ना आपको, तो आंसर राइटिंग ही आपका मेंस निकलवा सकता है। पढ़ाई सिर्फ बेस बनाने के लिए होती है, कभी भी किसी भी स्टेट पीसीएस का मेंस पढ़ने से नहीं निकलेगा, जीवन में याद रखो। पढ़ना तो सिर्फ बेस बनाना है। अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, जो एग्जाम का पैटर्न है लिख लिख के नहीं देखा, हैबिट नहीं बनाई, डेली हैबिट होनी चाहिए, हैबिट नहीं बनाई तो मेंस में नहीं होगा। इसीलिए आंसर राइटिंग पे लगातार फोकस करें, पीवाईक्यू पूरे लगाएं कम से कम पिछले 7-8 साल के, प्लस हमारा आंसर राइटिंग वाला बैच ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज वाला ज्वाइन करें। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाए सारे क्वेश्चन के आंसर लिखें, सबके मॉडल आंसर आपको मिलेगा, प्लस पूरा फीडबैक चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पे हमने रखा है, ठीक है। तो यहां 50-50 दिन में जीएस 1 2 के 50-50 हम क्वेश्चन दे देंगे, जिससे पूरा सिलेबस ही खत्म कर देंगे। भाई सिलेबस जरा सा है, प्लस पीवाईक्यू मिला के हम 50-50 में जो है जीएस 1 2 का पूरा पूरा सिलेबस ही खत्म कर देंगे। 2500 का कोर्स है ये। फिर टेस्ट सीरीज जीएस 1 और 2 की 5-5, इसमें भी पूरा जो है सिलेबस हमारा कोशिश है कि भाई टेस्ट सीरीज में अलग से करें। 2500 की टेस्ट सीरीज मॉडल आंसर के साथ पूरा नंबर वाला फीडबैक मिलेगा जैसा एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। ए से 15 करवाएंगे, इंटेंसिव ऐसे राइटिंग करवाएंगे विद मॉडल ऐसे, फीडबैक चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस देंगे पूरा, ठीक है। और एक्चुअली वैसी चेकिंग करते हैं हम जैसी आयोग करता है। बीपीएससी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से रैंक 2 निकिता कुमारी, पूरा आंसर राइटिंग का बैच उन्होंने सारा जो है राइटिंग प्रैक्टिस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही बेसिक से उन्होंने लिखना सीखा। पहले आंसर राइटिंग वगैरह जानती ही नहीं थी, उनके आप खुद जो है देख लीजिए वीडियो, बाकायदा पूरा पूरा इंटरव्यू हमारे पास कॉपियां हैं कई सारे टॉपर्स की, रैंक 2 रैंक 9, बहुत सारे टॉपर्स, रैंक 1 भी थे श्रीकांत तिवारी जो प्री वगैरह के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव फॉलो किए थे। तो बीपीएससी से रैंक 1 2 सहित रैंक 9 सहित बहुत सारी टॉप रैंक हर बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही जाती है यूपीपीसीएस की तरह। ऐसे ही जो है ऐसे का ग्रुप है 2200 का, हिंदी का भी है हमारा ग्रुप 1000 का, पूरी मेंस की तैयारी का 7,500 रुपए भी है। अभी सिलेक्शन मटेरियल वाला भी हम 10-15 दिन में या 1 महीने के अंदर लॉन्च करेंगे, तो जो है उसको भी हम प्रोवाइड करेंगे। आरपीसीएस बीपीएससी प्री या मेंस के लिए अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक जेन्युइन ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड वाला कंटेंट जिससे रैंक 2 9 और टॉप रैंक अगर आपको निकालनी है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 नंबर इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को देखिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा ये सब इनिशिएटिव चल रहा है, फीडबैक वगैरह देते रहिए। नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के संबंध में जीएस 1 और जीएस 2 के संबंध में महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके मॉडल आंसर्स को देख रहे हैं, जिसमें आपके लिए
जो आपका कंप्लीट सिलेबस है यूपी बीपीएससी का, उसमें हमारे द्वारा क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप अंतिम सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्टडी फर्स्ट से भी जुड़ सकते हैं। तो का हमारा पहला सवाल है डीएस पंच है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आपके जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दिया गया है। ये वाला इंग्लिश में है, ये वाला आपका हिंदी में है। ठीक है, तो जो भी आपका मीडियम है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका बीपीएससी का सिलेबस है ना पूरा कंप्लीट जीएस वाला, इसमें आपकी जैसे जीएस का फर्स्ट पेपर है, इसमें आपका आधुनिक इतिहास आता है, संस्कृति आती है, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना करंट अफेयर आता है एवं DI आता है। इन सभी को इसमें ज़रा कवर किया जाएगा। ठीक है, जीएस सेकंड में, जिसमें अलावा जो हमारा इसके अलावा जो जीएस सेकंड, इसमें आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी और भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, इसके अलावा बहल संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी सिलेबस ऑफिशियल है, उन सभी को इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो हमको बताना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा पारित यह महत्वपूर्ण सेकेंड अधिनियम दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम था। पहला कौन सा था? 1783 का, 1773 का। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा था। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व में पारित रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के दोषों को दूर करना था। हालांकि ब्रिटिश शासन द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से परिचालित थे। ठीक है, तो ये होगा आपका हिंदी वाला, इधर इंग्लिश में आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसके की प्रोविजंस क्या थे पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, तो पहला पॉइंट था इसमें इसमें आपको सारे पॉइंट डाटा फैक्ट के रूप में होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था हमारा? 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, यानी कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई, जिससे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। ठीक है, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा था? ब्रिटिश के सम्राट के द्वारा। इसके 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का अर्थमंत्री, यानी इसके अलावा अर्थमंत्री यानी वित्त मंत्री भारत में बोलते हैं, वो अर्थमंत्री होता है ब्रिटेन में। इसके अलावा दूसरा विदेश सचिव, 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों से चुने गए थे। ठीक है, तो ये हमारे 6 मेंबर हो गए जिनकी नियुक्ति राजा करते थे। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। तो हमारा गवर्नर जनरल था, उसकी जो पहले 4 मेंबर्स थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, अब कितने मेंबर्स रह गए? 3 मेंबर रह गए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा 3 जो सदस्य बचे थे, इनमें से एक मुख्य सेनापति था, कमांडर इन चीफ को दिया गया। ठीक है, तो 3 में से एक कौन था? कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ। ठीक है, CIC। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3 हमारा। पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 4 है हमारा केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया कैसे? इसका पॉइंट है हमारा कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, ठीक है, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनको पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, ठीक है, उसके अधीन कर दिया गया बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया हमारा। 5 नंबर पॉइंट क्या है हमारा? कि जो भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को, जितने भी हमारे अंदर जो टेरिटोरियल अंडर थे, किसके अंदर? टेरिटरीज थी जो भी अंदर थी ब्रिटेन कंपनी के, ये भारत में जो कंपनी का अधीन क्षेत्र था, टेरिटोरियल जितनी भी थी, उनको पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र, यानी ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज इन इंडिया, ऐसा इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारा? बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषद का 3-3 सदस्यीय परिषदों का निर्माण किया गया, यानी 3 मेंबर्स काउंसिल बनाई गई जो हेल्प कर रहे थे किसके? बम्बई और मद्रास के गवर्नरों के। ठीक है, पॉइंट नंबर ये हमारा 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7 क्या है हमारा? इसमें देसी राजाओं से युद्ध और संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य बनाया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर हमारा 7 हो गया। ठीक है, यानी बिफोर एंटरिंग इनटू द वॉर और ट्रीटी with Indian princes, the governor general was required to seek approval from the directors of the company। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 8 क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 8 है हमारा कि भारत में अंग्रेजी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, एक कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड टू कंडक्ट ट्रायल अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर सर्विंग इन इंडिया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 8 हो गया। पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? संचालक मंडल, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हमने पहले ही बताया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सम्मुख क्या रखा गया? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, यानी संचालक मंडल थे, उनके द्वारा तैयार किए जाने पत्र व आज्ञाएं नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखी जानी अनिवार्य थी। मतलब जो भी लेटर्स और जो पत्र थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंप्लीट या प्रिपेयर किए जाते थे, उनके लिए उनको किसके सामने रखना पड़ता था अंतिम अनुमति के लिए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC के समक्ष। ठीक है, तो BOC की पावर ज़्यादा थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 8। तो ये सारे पॉइंट्स हमने बता दिए किसके, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट कंक्लूजन। निष्कर्ष हमारा क्या हो सकता है, तो निष्कर्ष हम लोग लिख सकते हैं, निष्कर्ष हमारा हो जाएगा कि वस्तुतः ब्रिटिश समय सरकार द्वारा समय समय में पारित अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करना था। इससे भारत एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। ठीक है, तो हम इस तरह का कोई भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल जीएस वन से। ठीक है, तो आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ने से पहले, हमारे जो पैड ग्रुप है 71st यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए हमारे यहाँ से जो टॉपर्स निकले हैं उनमें से निकिता कुमारी रैंक 2। हमारे बीपीएससी के कई सारे टॉपर्स हैं जो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस से पढ़ के अंतिम सिलेक्शन को उन्होंने सुनिश्चित किया है। ठीक है, श्रेयांश नाम का जो है सर, उनका भी सिलेक्शन हमारे बीपीएससी से ही हुआ है। ठीक है, कई सारे टॉपर्स हैं, कई सारे लोग हैं जो बीपीएससी में सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को पढ़ के टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। ठीक है, जो हमारे ग्रुप है वो दोनों भाषा में चलाया जा रहा है, जिसमें आपको जो कंप्लीट सामान्य हिंदी का जो ग्रुप है इसमें संपूर्ण हिंदी का संपूर्ण अध्ययन कराया जाएगा और 5 फुल लेंथ टेस्ट भी आप कराए जाएंगे। इसके अलावा जो 50 डेज प्रोग्राम आंसर राइटिंग का है जो GS1 से लेकर GS2 दोनों है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। ठीक है, और बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, जिसमें GS1 और GS2 दोनों आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है, और हमारा बीपीएससी की आंसर राइटिंग है जो 300 नंबर का आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, दोनों भाषाओं में कराई जा रही है। इसमें 15 आंसर आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी जो हमारे सारे ग्रुप में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 500 रुपये की भी छूट मिल जाएगी। ठीक, अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं इन नंबरों पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है बयान सर का, यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अंतिम सिलेक्शन लेने और अच्छी आंसर राइटिंग के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। कई सारे बीपीएससी के टॉपिक हमने आपको पहले ही बताया, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करके लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 हमारा। सवाल नंबर 2 है हमारा कि डिस्क्राइब द की फीचर्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, तो GS1 से हमारा पूछा गया है बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की मुख्य विशेषताओं एवं इसके प्रभावों पर उल्लेख कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि ये है क्या, हम इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है कि इसके माध्यम से हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही चर्चा का विषय बना है बिहार के संबंध में, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम देखते हैं इसके संबंध में क्या आ सकता है। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई, बशर्ते वे जीविका स्वयं सहायता समूह में शामिल हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं मैं इसकी विशेषता क्या है इस योजना की, की फीचर्स ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो पहला विशेषता क्या हमारा कि प्रोवाइडिंग एन इनिशियल फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 1000 10,000 टू 1 वुमेन फ्रॉम ईच हाउस होल्ड इन बिहार फॉर इनिशिएटिंग ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। ठीक है, यानी बिहार में प्रत्येक महिला को स्वयं रोजगार उद्योग शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा 10,000 रुपये की सहायता प्रदान करना। दूसरा, योजना के अंतर्गत रोजगार प्रारंभ करने की इच्छुक महिला को जीविका जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप किसी से जुड़ना अनिवार्य होगा, जिसके माध्यम से आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर बनना चाहता है तो कंपलसरी है कि जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा होना ही चाहिए। ठीक है, तभी वो इस योजना का लाभ ले पाएगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, यानी जो ग्रामीण विकास विभाग है हमारा बिहार का, ठीक है, तो वो इसके नोडल के रूप में कार्य करेगा, जबकि शहरी एवं विकास आवास विभाग इसके लिए कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। जो हेल्प कौन करेगा, हमारा शहरी विकास एवं आवास विभाग। ठीक है, तो इसमें हेल्प करेगा, लेकिन नोडल कौन है, हमारा ग्रामीण विकास विभाग। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा, 6 माह बाद योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो योजना कितना लाभकारी हो पाए, कितने इसके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट बचे हैं, इसके मूल्यांकन के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। इसकी सफलता के आधार पर लाभार्थियों को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है। अगर ये स्कीम मूल्यांकन अगर सकारात्मक हुआ, पॉजिटिव ज़्यादा है, तो इसके आधार पर 2 लाख रुपए तक का अधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा, इसे प्रधानमंत्री द्वारा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ के शुभारंभ से पूरक बनाया गया है, जिसका उद्देश्य जीविका सदस्यों को किफायती ऋण उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ के रूप में इसको पूरक के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारा। अब हम देखते हैं जो ये पॉइंट है ना, बिहार राज्य जीविका साख निधि सहकारी संघ, ये क्या होता है हमारा, इसकी परिकल्पना यानी इसकी जो कंसेप्शलाइजेशन है वो इस तरह है कि एक परिकल्पना एक वैकल्पिक वित्तीय तंत्र यानी एक बैंकों के अलावा वित्तीय तंत्र के रूप में की गई है, ताकि माइक्रो फाइनेंस संस्थानों पर निर्भरता कम की जा सके और कम ब्याज दरों पर अधिक ऋण राशि उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, तो इसकी स्थापना इस तरह की गई कि अधिक ऋण राशि कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, तो इसका मेन टारगेट ये है। इसके अलावा जीविका के अंतर्गत
पंजीकृत सभी क्लस्टर स्तरीय संघ इस संघ के सदस्य होंगे, ठीक है। तो जितने भी जीविका के अंदर क्लस्टर लेवल है उन सभी को इसका मेंबर्स बनाया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। इसका अगला पॉइंट क्या है हमारा, इस संस्था की संचालन हेतु बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों ही वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। इसमें जो फंडिंग की जाएगी, किसमें फंडिंग, तो फंडिंग जो करेगा वो कौन करेगा, बिहार करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करेंगे, ठीक है। इसका टारगेट क्या होगा, कम ब्याज दर पर अधिक राशि ऋण राशि को लोगों को उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी लिमिटेड, ठीक है। इसके संबंध में हमने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्या है हमारा। तो अगला क्या है, योजना का प्रभाव, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम, तो पहला क्या होगा हमारा, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि। कैसे आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि कैसी होगी, ठीक है। तो पहला होगा, इस योजना से महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिलेगी। महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले पाएंगी। जैसे जैसे आपकी यूपीएससी होता है उसमें 2 तरह के सवाल पूछे थे, एक 7 या 8 नंबर में आता है और एक 38 क्वेश्चन में आता है। ये वाला जो हम आपको बता रहे हैं ये 38 क्वेश्चन में है, ठीक है, 38 नंबर में है, ठीक है। और पहले वाले जो क्वेश्चन जो आपको बताया था वो 7 या 8 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह को ध्यान रखिए, ये लॉन्ग वाला है और ये शॉर्ट वाले थे। तो ये क्या, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि। तो इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिलेगी। महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले पाएंगी। जैसे आय का उपयोग करना, ठीक है, जो भी लाभ होगा व्यवसाय से उसका यूज कैसे करना है, अपनी आय का उपयोग करना, बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना, स्वास्थ्य पर खर्च करना, घरेलू आर्थिक निर्णय, ये सारे हो गए कर महिलाओं को आर्थिक व्यवसाय शुरू करने के माध्यम से इसको स्वतंत्रता मिल पाएगी, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हो गए आर्थिक स्वतंत्रता के संबंध में। अगला क्या है हमारा, इससे उनके सामाजिक और आर्थिक विश्वास को बढ़ावा मिलेगा, यानी आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट का हो जाएगा हमारा प्रमोशन ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना। जैसे जितने भी उद्योग लगाए जाएंगे, चाहे महिलाओं के द्वारा लगाए जाएं चाहे अन्य द्वारा लगाए जाएं, इसके माध्यम से क्या होगा, योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सूक्ष्म उद्योग विकसित होंगे। जैसे ब्यूटी पार्लर, पापड़, अचार निर्माण, किराना, डेयरी आदि। इससे न केवल स्थानीय रोजगार बढ़ेगा बल्कि ग्रामीण बाजारों में भी विविधता आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर हमारा सेकंड हो गया, इसके प्रभाव में ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट था हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के आधारित आर्थिक ढांचे की मजबूती। जीविका समूह की भागीदारी से महिलाओं में समूह आधारित ऋण ऋण का पुनर्भुगतान बेहतर होगा। इसके अलावा परामर्श और मार्गदर्शन को भी उपलब्धता होगी। सामूहिक कार्य संस्कृति, ठीक है, कि कल्चर फॉर कलेक्टिव वर्क स्टैंडर्ड, मतलब मजबूती यानी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये डेवलप होगी एक कल्चर, एक कलेक्टिव वर्क की कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, इसको मजबूती मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर हमारा थर्ड हो गया। इसके अलावा सिस्टम जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीविका वाले, उनकी विश्वसनीयता और क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। ये पॉइंट हो गए हमारे पॉइंट नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया था। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा, परिवारों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फैमिलीज। तो इससे क्या होगा, महिलाओं की आय बढ़ने से, जब महिलाएं व्यवसाय करेंगी यानी व्यापार करेंगी, तो जब व्यापार करेंगी तो उनकी आय बढ़ेगी। आय बढ़ने से क्या होगा, आय बढ़ने से पहला पॉइंट ये आएगा कि उनकी जो पोषण स्तर है, ठीक है, पोषण स्तर मतलब है जो खान-पान की स्थिति है, खान-पान उसमें सुधार होगा। तो जो पोषण स्तर में सुधार होगा, बीमारियों में कमी आएगी। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा है उसमें निवेश बढ़ पाएगा, ठीक है। जब आय ज़्यादा होगी तो बच्चों की शिक्षा पर अधिक काम किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच के परिणाम सामने आएँगे। परिवार का सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो महिलाओं के प्रति हमारा एटीट्यूड है उसमें भी कहीं न कहीं चेंजेस आएँगे और वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर हमारा 4 हो गया। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 क्या है हमारा, कि महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि यानी इम्प्रूवमेंट इन द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो एफएल एफपी इस पे भी भागीदारी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। परंपरागत रूप से बिहार में जो पर महिला भागीदारी रही है वो कम रही है, लेकिन इस योजना के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को औपचारिक आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा मिलेगा, जिससे उनकी श्रम बाजार में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एनएसओ की रिपोर्ट है उसको भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। एनएसओ की रिपोर्ट यहाँ बता सकते हैं कि एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत तथा बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या बनी हुई है, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हम लोग उसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6 क्या है। पॉइंट नंबर हमारा, पॉइंट नंबर 6 हमारा है कि प्रवासन में कमी की संभावना। जब बहुत सारे लोगों को बिहार की इस सूक्ष्म स्तर ग्रामीण स्तर पे रोजगार मिल जाएगा, तो उन्हें दिल्ली है, पटना है, बिहार और जो बड़े-बड़े शहर हैं, जैसे मुंबई हुआ, महाराष्ट्र में मुंबई हुआ, गुजरात में हुए, वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोग मैप बना सकते हैं, एक मैप बनाएँगे, ठीक है। मैप के माध्यम से आप लोग दर्शा सकते हैं कि इसे मान लेते हैं ये इंडिया का मैप है और यहाँ से बिहार है, ये बिहार है हमारा। तो बिहार से बहुत सारे जो माइग्रेट जाते थे, इस तरह आप लोग दर्शा सकते हैं। तो ये जो माइग्रेट हमारे यहाँ प्रवास जो होता था, उसमें कमी आएगी, ठीक है। ये वाला मैप आप लोग दिखा सकते हैं, प्रवास में कमी। तो जो प्रवास में कमी होगी, ऐसे इसका कारण क्या है कि महिलाओं की स्थानीय आय सृजन को बढ़ावा मिलेगा, इससे परिवार की कुल आय बढ़ जाएगी। या पुरुषों जो पुरुष हमारे मेल्स हैं, उनको राज्य के बाहर असंगठित कार्यों में, जो असंगठित क्षेत्र होता है हमारा, जो 90% है हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उसमें पलायन थोड़ा कम होगा और रूरल इकोनॉमी को स्थिरता देता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर हमारा 6 हो गया। सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, कौन-कौन से पॉइंट है, इसके इफ़ेक्ट क्या होने वाले हैं, योजना क्या थी, योजना के संबंध में नोडल एजेंसी क्या है, कितना ऋण मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या अनिवार्यता है, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब ये लास्ट में हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन। तो कोई भी कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, ये बड़ा सा कंक्लूजन दिया है, जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं।
तो पहले तो कभी आप क्या देख सकते हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल महिलाओं को रोजगार व उद्यमिता से जोड़ता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वयं सहायता समूह आधारित विकास मॉडल को भी मजबूत करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला जोड़ सकते हैं आप। इसके अलावा क्या जोड़ सकते हैं, योजना के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास, आर्थिक क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। लास्ट में हम लोग कुछ चुनौतियां भी यहाँ पे डाल सकते हैं। चुनौतियां क्या है हमारी, हालांकि कुछ चुनौतियां विद्यमान है, फिर भी यह पहल बिहार में समावेशी विकास, लैंगिक समानता और स्थानीय रोजगार सृजन की दिशा में एक सफल और प्रभावी नीति के रूप में उभर रहा है। इस तरह कोई भी कंक्लूजन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 38 नंबर सवाल है, सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। इसको आपको 5 या 6 पेज में कंप्लीट करके लिखना होता है। ठीक है, जितना आपकी में कापी में वर्क हो उस हिसाब से आपकी राइटिंग कैसी है, कितना बड़ा आप छोटा लिखते हैं, उस हिसाब से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपकी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, ये जो भी 71 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन चाहता है और कई सारे टॉपर्स हमारे यहाँ से निकले, जैसे निकिता कुमारी रैंक 2, यूपीएससी में रैंक 2, इसके अलावा कई सारे टॉपर्स जिन्होंने सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो किया है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि आपके अंतिम सिलेक्शन के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस दोनों भाषाओं में लेकर आया है सामान्य हिंदी ग्रुप। ठीक है, इसमें आपको सामान्य हिंदी का संपूर्ण अध्ययन कराया जाएगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट भी कराए जाएंगे और बीपीएससी का हमारा 50 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें जीएस 1 से लेकर जीएस 2 दोनों आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा, फीडबैक दिया जाएगा, आंसर राइटिंग, पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो बीपीएससी की टेस्ट सीरीज है वो भी आपको यहाँ पे कराई जा रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी। आपका आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, 1 to 1 हम लोग आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं कि इसमें आपकी ये कमी है, आंसर राइटिंग में एकदम रियल एग्जाम जैसी चेकिंग होती है। और बीपीएससी का ऐसे जो कि आपका 300 नंबर में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके संबंध में हमारे यहाँ स्पेशल व्यवस्था की गई है कि बीपीएससी में आंसर राइटिंग निबंध आंसर राइटिंग में आपके लिए क्या सुधार हो सकता है। ठीक है, 15 निबंध ऐसे आपको कराए जाएंगे, मॉडल आंसर भी मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा और बिल्कुल सटीक इवैल्यूएशन करके आपको जो भी कमियाँ हैं उन सभी को बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे सारे ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको ₹5 की भी छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, डिटेल में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप जो ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, इन पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं आज का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, कि न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, डिफाइन जुडिशियल एक्टिविज्म, डज इट वायलेट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द प्रेजेंट कंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हिंदी में आपके लिए दिया गया है कि न्यायिक सक्रियता को परिभाषित कीजिए, क्या वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना करता है। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 हो गया। अब हम इसको हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। इंट्रोडक्शन हमारा क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन लोग लिख सकते हैं कि न्यायालय द्वारा संविधान की सकारात्मक और हस्तक्षेपी व्याख्या के माध्यम से नागरिक अधिकार की रक्षा एवं शासन सुधार का प्रयास ही न्यायिक सक्रियता है। ठीक है, तो जो न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि न्यायपालिका की ऐसी भूमिका जिसके माध्यम से वह सकारात्मक न्याय की जो हमारा संविधान है उसकी सकारात्मक और हस्तक्षेपी व्याख्या करता है, जिसके माध्यम से नागरिक अधिकार है और जो शासन सुधार है उनको बढ़ावा मिल सके, क्योंकि हमारी न्यायिक न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल भी आप लोग डाल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, कहीं जो हमारे क्या कहते हैं 4 लेन होते हैं, हाईवे पर शराबबंदी का आदेश। ठीक है, तो ये हमारी ये जुडिशियल एक्टिविज्म में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि भारत में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से जनहित याचिका यानी पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल के माध्यम से मूल अधिकारों का विस्तार, ठीक है, मूल अधिकारों का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार निगरानी और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशन के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके संबंध में इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखते हैं कि भारत में न्यायिक सक्रियता द्वारा शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन यानी वॉयलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल बाय द जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, कि भारतीय संविधान में शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों का अमेरिका की तरह कठोर विभाजन नहीं है, यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ वो कठोर नहीं है अमेरिका की तरह, बल्कि कार्यों का संतुलन बनाया गया है। जैसे मान लेते हैं हमारे जो चेकिंग बैलेंस है, 3 अंग होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक होती है विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। जो अमेरिका होता है यहाँ तीनों के बीच पूर्णतः सेपरेशन पाया जाता है अमेरिका में। ठीक है, लेकिन भारत में है इनके बीच चेक एंड बैलेंस का संतुलन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा हो गया, अतः न्यायिक सक्रियता तभी विवाद उत्पन्न करते हैं न्यायिक अतिक्रमण का रूप ले ले। ठीक है, जो हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का तो सिस्टम है, किंतु जब जुडिशियल ओवररीच के काम बनने लगती है तब हमारे यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म का मुद्दा सामने आता है। ठीक है, ये शक्ति विभाजन का उल्लंघन नहीं है। पक्ष में तर्क कैसे है इसके लिए, पहला पॉइंट हमारा हो गया, हम पक्ष में बताया कि शक्ति विभाजन का उल्लंघन नहीं है। पक्ष में तर्क क्या है इसका, ये संविधान का संरक्षक है। फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है उनका दायित्व क्या है, संविधान का संरक्षण करना, वे किसी संस्था द्वारा अधिकार उल्लंघन को रोक सके। ठीक है, उदाहरण के लिए केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स केस बाद में न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना को बचाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया पक्ष में। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, शासन की निष्क्रियता। अगर शासन निष्क्रिय है तो न्यायपालिका को आगे आगे काम तो करना ही पड़ेगा। जब पर्यावरण, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियंत्रण जैसी प्राथमिकताओं में अन्य अंग जो अन्य बॉडीज है हमारी न्यायिका और कार्यपालिका विफल हो गए
तब न्यायिक शक्यता लोकतांत्रिक संतुलन के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए एमसी मेहता मामले में, कौन सा एमसी मेहता मामले में प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है। इसके बाद विशाखा दिशा निर्देश के संबंध में यौन उत्पीड़न, यानी जो विशाखा गाइडलाइंस थी हमारी, वो किसके संबंध में, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये हमारा किसके न्यायालय के द्वारा लगातार न्याय को बढ़ावा देने के लिए आगे सामने आएगा, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस को जारी किया और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एमसी मेहता केस को यहाँ पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जनहित याचिका का पीआईएल। पीआईएल का मतलब क्या है, गरीब, कमजोर और उपेक्षित वर्ग को आवाज देने के में पीआईएल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संविधान की न्याय के अवधारणा को बढ़ावा देता है। जो हमारा अनुच्छेद 39 ए है, जिसके माध्यम से न्याय को बढ़ावा देने की बात करी गई है, उसको पीआईएल के माध्यम से लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पक्ष में तर्क। अब हम देखते हैं विपक्ष में तर्क। तो विपक्ष में तर्क क्या हो जाएगा हमारा, नीतिगत क्षेत्रों में प्रवेश, ठीक है। न्यायालय कभी कभी नीति निर्माण जैसी भूमिका निभाता है। जैसे ये मेन उद्देश्य क्या था नीति निर्माण, किसका उद्देश्य है हमारा, जैसे कार्यपालिका विधायिका का उद्देश्य है हमारा, विधायिका का क्या है, नीति निर्माण, और कार्यपालिका क्या करती है, इसको लागू करते हैं। लागू कौन करता है, कार्यपालिका, ठीक है। लेकिन जैसे अब नीति निर्माण जैसी भूमिका अब न्यायपालिका निभाने लगती है, तो इसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए शराब की दुकानों में, यानी शराब की दुकानों की हाईवे से दूरी का निर्णय करना। दूसरा, पटाखों पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाना। तो ये सारे जो पॉइंट हमारे हैं, एक इसका काम होना चाहिए विधायिका या कार्यपालिका का, ठीक है। इसको कौन कर रहा है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म। इसके अलावा सरकारी नियुक्तियों और प्रशासनिक सेवाओं में निश्चित निषेधादेश, जैसे विधायी क्षेत्र में प्रवेश का आरोप लगता है, ठीक है। तो गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो किसके द्वारा होनी चाहिए, विधायिका के द्वारा। फिर इसको देखो होता है न्यायपालिका, ठीक है। तो क्या हस्तक्षेप का, यानी क्या कहते हैं, इंटरिंग का आरोप लगता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट का हमारा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का अभाव। जैसे न्यायपालिका अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह है, वे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, जबकि जो हमारी कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और विधायिका लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। तो बहुत एक उत्तरदायी संस्था है। अतः अत्यधिक हस्तक्षेप लोकतंत्र की जनप्रति आधारित आधारित जवाबदेही को कमजोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो जनप्रति आधारित जवाबदेही है वो किसकी है, कार्यपालिका और विधायिका की, लेकिन न्यायपालिका की नहीं होती है। जब वो हस्तक्षेप करता है तो जो हमारी जवाबदेही की कमजोरी यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जुडिशियल ओवररीच, है ना। जब जुडिशियल एक्टिविज्म से भी आगे बढ़ के सरकार के विभिन्न विभिन्न अंगों में, जैसे कार्यपालिका विधायिका में न्यायपालिका हस्तक्षेप करता है, तो हम लोग उसको कहते हैं जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। जब न्यायालय शासन की दैनिक प्रशासन गतिविधियों में निर्णय लेने लगता है और शक्ति विभाजन की मूल भावना का प्रभावित करता है, तो ये क्या होगा हमारा, जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमने पक्ष और विपक्ष में, और लास्ट में हम लोग को एक बैलेंस कंक्लूजन को लिखना है, ठीक है, संतुलित निष्कर्ष को लिखना है। इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि भारत में न्यायिक सक्रियता संविधान की मर्यादा में रहकर नागरिकों के नागरिक अधिकार की रक्षा करना, अच्छे शासन और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करती है, ठीक है। हालांकि कुछ मामलों में नीतिगत निर्णयों में अत्यधिक हस्तक्षेप से शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर अवश्य दबाव डालती है, ठीक है। इसलिए हमें आवश्यक सत्य, ये क्या है, ये महत्वपूर्ण धर्म हमारा क्या है, न्यायिक संतुलन न्यायिक भूमिका, ठीक है। आवश्यकता संतुलित न्यायिक भूमिका और सक्रिय लेकिन मर्यादित हस्तक्षेप की है, ठीक है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग कोट करना जरूर ना बोले। ये बैलेंस जुडिशियल रोल विद एक्टिव एंड रिस्ट्रेंट intervention in essential so that all three branches of democracy can function harmoniously, मानी क्या कहते हैं, परस्पर सहयोग से, एंड इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस, ठीक है। जिससे ताकि लोकतंत्र के तीनों अंग परस्पर सहयोग करते हुए प्रभावी शासन को सुनिश्चित कर सके, ठीक है। तो ये लाइन आपको जरूर लिखनी है कि जो जुडिशरी का रोल होना चाहिए वो एक तो बैलेंस होना चाहिए, दूसरा एक्टिव होना चाहिए, लेकिन जो मर्यादा है उसमें लिमिट में रह के, जिसे शासन के तीनों अंग है, इसमें बता भी सकते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और एग्जीक्यूटिव, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तीनों अंगों जो हमारा कार्य है, इसको आप लोग दर्शा भी सकते हैं, मैं बना के इसको आप लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव गवर्नेंस को बढ़ावा दे सके तीनों अंग, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 3 हो गया हमारा। अब सवाल नंबर हम लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी हमारा इस छात्र 71 बीपीएससी का मैथ्स लिख रहे हैं और अंतिम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे टॉपर जो बीपीएससी के सिक्सटी फाइव सर्विस से पढ़ के डायरेक्ट बड़े बड़े उच्च पदों पर गए हैं, जैसे निकिता कुमारी रैंक 2, ठीक है। इसके अलावा भी कई लोग हैं जो टॉपर्स में, जो हमारे बीपीएससी के ग्रुप से जुड़ के, पेड ग्रुप से जुड़ के सिलेक्शन को पाया है। तो हमारे द्वारा ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसमें सामान्य हिंदी है, इसमें 50 डे का 100 डेज प्रोग्राम है, ES1 से लेकर GS2 तक का, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे सारे प्रोग्राम। हमारी मैथ टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, ठीक है, जिसमें 10 ऑफिशियल टेस्ट आपके कराए जाएंगे, 5 GS1 से, 5 GS2 से, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। पर्सनल गाइडेंस, फीडबैक और एकदम सटीक इवैल्यूएशन एग्जाम जैसे वो ऐसा सब कुछ हम प्रिपेयर कराया जाएगा। और हमारा जो 1 से 300 नंबर का आता है, ये भी कंप्लीट मटेरियल आपको कराया जाएगा। 15 ऐसे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, फीडबैक दिया जाएगा, और ऐसे की सामग्री रिटन दोनों भाषाओं में कराई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं डिटेल में, इसको वीडियो को पॉज करें और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो नंबर यहाँ पे दिए कैंसर का, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन वाले नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं, ठीक है।
अब अगर आप अंतिम सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अच्छी रैंक पाना चाहते हैं, टॉपर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस से ना भूलें। ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। तो छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी, अब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 4 तो सवाल नंबर 4 हमारा है, अल नीनो और ला नीना क्या है? ये भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? ठीक है? तो ये सेकंड पेपर से हमारा है, ज्योग्राफी का सवाल है। व्हाट आर अल नीनो एंड ला नीना? हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून? ठीक है? तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि अल नीनो और ला नीना होते क्या हैं, ठीक है? तो इसको हम रख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो भारतीय मानसून विश्व के सबसे जटिल मौसम प्रणालियों में से एक है, जो अनेक महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। इसमें अल नीनो और ला नीना अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो प्रशांत महासागर के तापमान में असामान्य उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होते हैं। दक्षिण एशिया की मानसूनी चक्र में गहरा प्रभाव डालते हैं। जब भी आप लोग अल नीनो और ला नीना के संबंध में बनाएँ, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं कि एक ये मान लेते हैं कि साउथ हमारा कौन-सा साउथ अमेरिका, ठीक है? ये ऊपर वाला पे आप लोग बना सकते हैं, अगर आपको ठीक से बनाना आता हो तो। मुझे ठीक से मैप नहीं आता है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है मान लेते हैं और ये हमारा इंडिया हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये साउथ ईस्ट है, यहाँ पे जो पेरू तट है हमारा, पेरू का तट है ये वाला। पेरू तट पे धारा उत्पन्न होती है, वो ठंडी धारा होती है, ठीक है? हम्बोल्ट धारा बोलते हैं हम जिसको, हम्बोल्ट धारा। और यहीं से सारा क्या होता है, अल नीनो और ला नीना की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस लोग आपको एक मैप में बना सकते हैं, ठीक है? आप जब भी स्टडी फर्स्ट सर्विस का कोई भी बैच लेंगे या ग्रुप लेंगे, तो आपका जो मटेरियल होगा हमारा ज्योग्राफी वाला, उसमें आपको पूरा मैप यहाँ पे कार्यप्रणाली में सब कुछ दिखाई दे जाएगा, ठीक है? तो ये आप लोग वहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं इसका अल नीनो क्या है? तो अल नीनो क्या है हमारा? अल नीनो एक महासागरीय वायुमंडलीय परिघटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के पूर्वी, जो हमारा प्रशांत महासागर है यहाँ पे, पूर्वी और मध्य भूमध्य रेखीय भाग में समुद्री तापमान सामान्य से अधिक 5 डिग्री या 10 डिग्री, 5 मतलब 5 डिग्री तो ज़्यादा हो सकता है या 5 डिग्री कम हो सकता है, 0.5 डिग्री तक तो बढ़ सकता है, घट सकता है। तो ये हो गया हमारा परिघटना अल नीनो की, ठीक है? हम देखते हैं साथ ही जो हमारा बाकल परिसंचरण होता है। बाकल परिसंचरण क्या होता है बच्चों? एक बाकल चक्र यहाँ से यहाँ तक बनता है, जो लगातार घूमता रहता है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं बाकल परिसंचरण। आपके नोट्स मिलेंगे ज्योग्राफी वाले, तो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे पेड ग्रुप में। उसमें आपको एक ढंग से बताया गया होगा, सही से बताया होगा कि का चक्र क्या है, अल नीनो कैसे काम करता है, ठीक? सबको डिटेल में बताया गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे बाकल चक्र परिसंचरण कमजोर हो जाता है और बादल वर्षा का क्षेत्र पश्चिमी प्रशांत से पूरब की ओर खिसकने लगता है। ये वाला जो एरिया वहाँ पे होता है, ये यहाँ पे पूरब की ओर खिसकने लगता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा अल नीनो क्या है, ठीक है? मुख्य विशेषताएँ क्या है इसकी? मुख्य विशेषता ये है हमारी कि दक्षिण अमेरिका के पेरू इक्वेडर तट पर गर्म समुद्री धाराओं का आगमन, ठीक है? तो ये धारा होती है ठंडी वाली, ये धीरे-धीरे गर्म जलधारा में परिवर्तित होने लगती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हमारा? पश्चिमी प्रशांत यानी इंडो ऑस्ट्रेलिया यानी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के क्रम में इससे क्या होता है, वर्षा में कमी आती है, ठीक है? तो यहाँ पर सूखा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है? ठीक है? तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? समुद्री वैश्विक तापमान में सामान्य बढ़ोतरी। जब भी गर्म धारा से रिप्लेस हो जाती है, जो टेम्परेचर होता है ग्लोबल वाला, कहीं न कहीं उसमें तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो धारा थी वो 0.5% से 0.5% या उससे अधिक तापमान वृद्धि कर लगती है। मतलब 0.5% से लेकर 1 डिग्री या 2 डिग्री तक तापमान बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी। इसके अलावा चक्रवात है हमारे, जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं इसके कारण, तापमान में वृद्धि के कारण, तो जो खराब मौसम की आवृत्ति होती है चक्रवात के कारण, उसमें लगातार वृद्धि होती जाती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। अब देखते हैं ला नीना। जैसे हमने अल नीना देखा, अब हम देखते हैं ला नीना, ठीक है? तो ला नीना क्या है? ला नीना अल नीनो की विपरीत स्थिति है। जैसे ये मध्य मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री जल सागर में जो औसत तापमान है उसमें 0.5 डिग्री या उससे अधिक की कमी हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि पहले जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री गर्म था, तो जब एल नीनो आया तो वो हो गया, कितना हो गया बच्चों? तो वो हो गया 7 10.5 या 11 या 12 डिग्री, ठीक है? लेकिन जैसे ही ला नीना आया तो क्या हो गया, 9.5, 9 या 8 डिग्री, यहाँ तक ऐसे कुछ हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे तापमान में कमी दिखाई पड़ती है, यहाँ पे तापमान में वृद्धि दिखाई पड़ती है, ठीक है? तो ये हो गया हम अल नीनो और ला नीना। इसके अलावा इसमें जो बाकी परिसंचरण होता है वो उल्टा मतलब सशक्त हो जाता है। जैसे उसमें कमजोर हुआ तो उसमें सशक्त हो गया, ठीक है? इसके अलावा पश्चिमी प्रशांत में जो तीव्र पर्वतीय संबंधी गतिविधियां हैं और वर्षा बढ़ जाती है, ठीक है? जो पश्चिमी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र था उसमें वर्षा बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा अल नीनो। मतलब इसमें क्या होता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में वर्षा बढ़ जाती है, के कारण यहाँ पर बाढ़ आने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की जो पश्चिमी तट पर ठंडी धाराएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? वैश्विक स्तर पर ठंड की प्रवृत्ति हो सकती है क्योंकि तापमान में यहाँ पे कमी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा चक्रवात के पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है। ये सारे पॉइंट हो गए। जो पॉइंट हमने आपको यहाँ पे पढ़ाए थे, इनको आप उल्टा कर देंगे तो सारे ला नीना की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं भारतीय मानसून पर अल नीनो और ला नीना का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीना ऑन द इंडियन मानसून, ठीक है? तो भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है हमारा, ठीक है? इसमें मुख्यतः हिंद महासागर क्षेत्र की तापीय स्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है?
जो हमारे जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है हमारा, तो जो शाखा है साउथ वेस्ट वाली, एक तो इधर से निकलती है, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर की शाखा है, ठीक है। तो इसमें अल नीनो लानिना का प्रभाव हम देखते हैं। तो अल नीनो लानिना समुद्री वायु परिसर क्रिया और बाकी पश्चिमांचल के माध्यम से भारतीय मानसून को निम्न प्रकार प्रभावित करते हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या है हमारा, पहला इफेक्ट क्या है हमारा, अल नीनो के नेगेटिव इफेक्ट क्या है हमारा, भारत की मानसून में कमजोरी। जब भी अल नीनो होता है तो भारत का जो मानसून होता है कमजोर हो जाता है, और भारत में वर्षा की स्थिति कम हो जाती है, ठीक है। अल नीनो भारतीय मानसून को प्राय कमजोर हो जाता है, जिसके कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो प्रशांत क्षेत्र में गर्म हवा वर्षा को पूर्व दिशा में खींच लेती है, ठीक है। तो हमारे जो प्रशांत क्षेत्र होता है, मैंने आपको बताया था ना, ये वाला क्षेत्र हमारा, तो यहाँ पे जो गर्म हवा है वो वर्षा को खींच लेती है, ठीक है। तो भारत में जो वर्षा की स्थिति होनी चाहिए उसमें मात्रा में कमी आ जाती है, ठीक है। तो भारत में सूखा की स्थिति अल नीनो के प्रभाव पे दिखाई पड़ सकती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया, पूर्व दिशा में खींच लेता है। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप की उड़ने वाली हवाएं और जो मानसून शाखा है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और इसके अलावा क्या होता है, कम वर्षा और सूखे की स्थिति है। मैंने बताया हवा अगर उधर खींची जाएगी तो भारत में वर्षा की स्थिति कम हो जाएगी, और जब वर्षा की स्थिति कमजोर होगी तो भारत में कम वर्षा और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अल नीनो के भारतीय इतिहास में कई वर्षों से जुड़े रहे हैं, जिसमें इससे अब जब सूखा होगा, वर्षा कम होगी तो क्या होगा, कृषि उत्पादन में कमी आएगी, खाद्य कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। अगर खाद्यान्न कम होगा तो कीमत में महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण रूरल इकोनॉमी जो होती है उस पर भी कहीं न कहीं दबाव उत्पन्न होता है, क्योंकि लोगों की आय कम हो जाती है, महँगाई बढ़ जाती है। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे ये वाले। इसके अलावा तापमान में वृद्धि, जब भी अल नीनो होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। जब उच्च तापमान के कारण हमें बाष्पीकरण बढ़ जाता है। जब बाष्पीकरण जब बढ़ता है तो जो हमारा बाष्पीकरण जल संकट में गहराई हो जाती है, यानी जल संकट बढ़ जाता है, ठीक है। तो पेयजल की समस्या हमको ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा हीट वेव क्या है बच्चों, तो तापमान लू की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहाँ तापमान मान लेते हैं पहले 38 डिग्री था, अब वो प्लस होकर 5 या 6 डिग्री अधिक हो जाए तो क्या हो जाए, हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो अलग अलग परिभाषा बताई गई हीट वेव की, ये सामान्य परिभाषा मैंने आपको बताई थी, मान लिया हमने इसको। तो ये क्या होगी, हीट वेव की स्थिति, जिसको उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और जो गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में क्या कहते हैं, हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए। इसके अलावा जो चक्रवात होते हैं हमारे, चक्रवाती गति से प्रभाव क्या पड़ता है, तो अल नीनो के दौरान अरब सागर में चक्रवात घटते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में मिश्रित प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं ला लीना के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ला लीना क्या होता है, तो जब भी ला लीना बनता है तो भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है, यानी वर्षा अधिक होती है। किसके समय, ला लीना के समय। अगर आप अल नीनो को पलट के लिखेंगे तो सारे पॉइंट हमारे ला लीना में आ जाएंगे, ठीक है। ला लीना भारतीय मानसून को तीव्र और सक्रिय बनाता है, ठीक है। तो भारतीय महाद्वीप में सम्मिलितायन कन्वेंशन अधिक हो जाता है, भारतीय मानसून की जो गति वो भी बढ़ जाती है, और दक्षिण मानसून जो हमारा सही समय पर चाहिए वो शीघ्र आ जाता है, ठीक है। मान लेते हैं पहले वो 1 मई को आना चाहिए था, वो 1 मई से पहले ही आ जाता है, किसकी स्थिति में, ला लीना की स्थिति में, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, तो भारत में कई वर्षों में अधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या रहा है, ला लीना रहा है। जो अधिक वर्षा हमारे उत्तर प्रदेश भारत में दिखाई पड़ती है उसका मुख्य कारण क्या रहा है, तो ला लीना रहा है, ठीक है। एंड जब वर्षा अधिक होगी तो क्या होता है, बाढ़ की संभावना रहती है, ठीक है। विशेषकर असम, बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों में वार्षिक बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। पश्चिमी घाट और मध्य भारत में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, नदियां उफान पे हो सकती हैं। तो ये सारी घटनाएं किसके कारण घट रही है, ला लीना के कारण, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। इसके अलावा पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा, पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा, ला लीना के दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान अधिक सक्रिय हो जाते हैं, पोस्ट मानसून चक्रवातों की आपत्ति बढ़ जाती है, ठीक है। और जिससे तटीय राज्यों में जोखिम में रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे चक्रवातों की तीव्रता के संबंध में। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, अन्य कारकों के संयुक्त प्रभाव। अल नीनो ला नीना अकेले भारतीय मानसून को निर्धारित नहीं करते, इससे अन्य प्रभाव भी डालते हैं, जिसमें क्या है हमारा, हिंद महासागर तो तीव्रता है, इंडियन ओशन डाइपोल। इसके अलावा तिब्बत पठार का तापमान, काराकोरम हिमावरण और उत्तरी हिमसागर का तापमान, ये सारे जो फैक्टर है ये भी हमको हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, ठीक। अल नीनो और ला नीना तो है ही, इसके अलावा ये जो फैक्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं ये भी हमारे मानसून को प्रभावित करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए तो हमारा सकारात्मक आईओडी यानी हमारा इंडियन ओशन डायपोल अगर पॉजिटिव होता है तो अल नीनो के प्रभाव को कुछ हद तक कम करके निष्प्रभावी कर सकता है, यानी जो हमारे यहाँ अल नीनो के कारण कम वर्षा कम होनी चाहिए थी उसका जो प्रभाव है वो कम कर सकता है कौन, पॉजिटिव इंडियन डायपोल, ठीक है। एवं ला लीना और नेगेटिव इंडियन डायपोल्स के वर्षा वितरण में अधिक असमानता उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हो गए हमारे ये वाले। अब लास्ट को क्या लिखना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन हम लोग से देख सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा, एक कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकांश कृषि मानसून जलवायु पर निर्भर है। हालांकि भारतीय मानसून पर वैश्विक जलवायु गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें अल नीना व ला नीना प्रमुख है। इन घटनाओं की समझ कृषि कृषिगत नीति, जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, जलवायु पूर्वानुमान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम लोग अल नीनो ला नीना का प्रभाव है जो होने वाला है उसको हम लोग सही से पकड़ पाते हैं, तो इसका प्रभाव हम लोग जब इन घटनाओं का हम सही से अध्ययन कर लेते हैं तो इसके जो अध्ययन को डिटेल्स होने वाले हैं उसको हम लोग एग्रीकल्चर नीति, जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, जलवायु पूर्वानुमान इन सब में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे।
अब लास्ट में एक अगले लेते हैं ना, और इस तरह हमारा जो 38 नंबर का एक लॉन्ग सवाल था सेकंड वाला, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लास्ट क्या है। जाते जाते सभी की इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी 71 बाई बीपीएससी लिखना चाहते हैं और अंतिम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और हमारे टॉपर्स निकिता कुमारी सेकंड रैंक, बीपीएससी सेकंड रैंक, उनकी तरह जिन्होंने सारे बैच स्टडी फॉर सर्विस से फॉलो किया और बीपीएससी में सेकंड रैंक को पाया, तो आप लोग भी इस तरह के रैंक पाकर टॉपर्स बनना चाहते हैं तो हमारे पैड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में चलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध है ये वाला। इसमें सामान्य हिंदी वाला ग्रुप है हमारा, इसमें संपूर्ण सामग्री दी जाएगी, 5 फुल लेंथ टेस्ट भी कराए जाएंगे, मॉडल आंसर्स भी मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक आपको बिल्कुल रियल एग्जाम जैसी कराई जाएगी। ठीक है, और जो हमारा बीपीएससी का 50 डेज प्रोग्राम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, डीएस1 और जीएस2 इसमें दोनों कवर कराए जाएंगे, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो भी डिटेल आपको दी गई है। ठीक है, और उसके बाद जो यूपीएससी की मेन टेस्ट नहीं हम लोग चला रहे हैं, इसमें 10 टेस्ट कराए जाएंगे, ऑफिशियल टेस्ट कराए जाएंगे, इसमें 5 जीएस1 से होंगे, 5 जीएस2 से होंगे, मॉडल आंसर मिलेगा, कंप्लीट फीडबैक आपको दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी, आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, आपकी चेकिंग जो होगी बिल्कुल रियल एग्जाम जैसे होगी। हमारा पूरा उद्देश्य आपके लिए जो आपके आंसर राइटिंग की स्किल है उसको इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे आप लोग अधिक अच्छे आंसर लिख पाएँ और टॉपर की लिस्ट में शामिल हो पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटी सी इन्फॉर्मेशन। लास्ट क्या है हमारा निबंध का प्रोग्राम, 300 नंबर का निबंध आता है। आपने अगर निबंध में अच्छा स्कोर किया तो आप टॉपर्स की इस लिस्ट में आना बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं। तो निबंध के लिए हमारे द्वारा 15 निबंध कराए जा रहे हैं, ऐसा 15 निबंध को दिखाया जाएगा, जो कि हिंदी में दोनों भाषा में होगा और कंप्लीट बिल्कुल रियल एग्जाम जैसी चेकिंग होगी, फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कैसे लिखना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी वर्ड कैसे लिखना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए बीपीएससी के संबंध में। आप लोग बिल्कुल देर ना बोले, रिजल्ट आ चुका है, अब बिल्कुल देरी ना करें, अधिक से अधिक स्टडी फॉर सर्विस के जो भी पैड ग्रुप है, आप लोग हमारे इतिहास देख सकते हैं कि कितने टॉपर्स ने सिर्फ स्टडी फॉर सर्विस के दिए गए मटेरियल को, जो कि बिल्कुल कंप्लीट और कंसाइज होगा, पढ़ के अपने टॉपर्स की लिस्ट में नाम को शामिल किया है। ठीक है, आप लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लास्ट में जो भी एडमिशन हमारे चारों ग्रुप में लेना है उसको 500 रुपये की छूट मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो पे जो यहाँ पे लिखा है इसको पढ़ भी सकते हैं, और जो ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो पैड ग्रुप के लिए आप लोग जो नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं इसको भी आप लोग, ठीक है, जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा ये टेस्ट सीरीज जो श्रृंखला चलाई जा रही है बीपीएससी में, ये लगातार चलती रहेगी। इसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में जितना भी ऑफिशियल लेवल बीपीएससी का है, डीएस1 डीएस2 का, उसको पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे श्रृंखला से जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं।